बल्ले के साथ से सूर्य कुमार यादव और थे हार्दिक पांड्या, और जब गेंदबाजी की बारी आई तो ऐसा लगा सबने खेला है डंडिया, क्योंकि मुकाबला भारत ने जीत लिया है और अफगानिस्तान की चुनौती को ना एकदम से रफा दफा किया है। कमाल का शॉट, लाजवाब, अद्भुत, और ये चौका। खेल जगत की पूरी कहानी ओनली ऑन #आकाशवाणी। #आकाशवाणी। और आकाशवाणी पे कहानी यही है कि थोड़ी मिठाई विठाई बांटी जाए। ये हमारा वैसे भी ये जो ग्रुप है ये मुझे वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग नहीं रहा, और वेस्ट इंडीज़ की जो परिस्थितियाँ हैं ऐसा लग रहा है अपने घर जैसी हैं बिल्कुल। और मेरी अगर आप नहीं मानते तो आप ये बात हार्दिक से पूछ सकते हैं। उनके तो दिल में मुझे लगता है थोड़ा सा कैरिबियन फ्लेवर बसता है, और जैसे यहाँ पहुँचते हैं ना ही बिकम्स अ डिफरेंट प्लेयर। टॉस जीत के बैटिंग का फैसला, ऐसा हमने कहा भी था कि यहाँ पे ज़्यादातर पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं। क्यों जीती है नोबडी नोज। दिन का मुकाबला है, बाद में ऑफकोर्स ड्यू नहीं आती है तो ये लाभ हो जाता है, पर पहले बैटिंग का फैसला। लेकिन बैटिंग में शुरुआत अच्छी नहीं हुई यार। फजल हक फरूकी लेफ्ट आर्म पेस, सौरभ नेत्रवलकर, शाहीन शाह अफरीदी, कुछ तो प्रॉब्लम है भैया हमारे लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने, और वहाँ हमने एक बार फिर घुटने टेक दिए। रोहित शर्मा कोशिश कर रहे थे मारने की, पर 1 टू मैनी मारी, फिर एंड में जाके आउट हो जाते हैं। विराट कोहली शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि लय बिल्कुल भी नहीं है, फिर थोड़ी सी लय ज़रूर प्राप्त करते हैं पर फिर वो भी आउट हो जाते हैं। ऋषभ पंत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, इनफैक्ट वो तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि पिच थोड़ी धीमी है, थोड़ा सा बल्लेबाजी मुश्किल है, मेहनत करने वाली ग्राफ्टिंग वाली पिच है, पर जब ऋषभ खेलते हैं ऐसा लगता है ठीक है यार मेरे बाएं हाथ का खेला, आसानी से एकदम चलाऊंगा। पर जब वो आउट होते हैं, राशिद खान का जब वो शिकार बनते हैं, तो भारत की गाड़ी डगमगाई थी, क्योंकि फिर आपके पास शिवम दुबे आते हैं। शिवम दुबे की बैटिंग भी उतनी अच्छी चल नहीं रही है, और ये एक समस्या है जिसके बारे में तो बाद में भी और चर्चा करनी चाहिए। कीपिंग इन माइंड कि अगला मुकाबला क्या होगा। इंडिया वॉज इन ट्रबल। एक समय ज़रूर था जहाँ पे ऐसा लगा कि एकदम ना वो जकड़ लिया है, पकड़ लिया है अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने, और ये ताकत है अफगानिस्तान की। लेट्स बी फेयर, उनके कोच ने भी कहा है कि ये जो दिन के मुकाबले हैं ना ये अपने को बहुत सूट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी स्पिन जो है वो काम आ जाती है। नबी के साथ हम नई गेंद करवा सकते हैं, बीच में नूर के साथ हम राशिद को कराते हैं, और राशिद लेते हैं 3 विकेट्स। राशिद खान जब 3 विकेट लेते हैं तो वो रन भी नहीं खाते, वो विकेट भी चटकाते हैं। लेकिन सिर्फ एक खिलाड़ी है जो उनके सामने, उनसे बेहतर एक्चुअली राशिद खान को कोई खेला ही नहीं है आज तक, उनको दिक्कत नहीं होती। हिज नेम इज स्काई, सूर्य कुमार यादव। ये जब बैटिंग करना शुरू करते हैं तो हाथ से बॉल या तो पढ़ लेते हैं, नहीं भी पढ़ते तो ऐसा लगता है कि टेरर है थोड़ा सा, कि वहाँ से घुटना टेकते हैं, स्वीप मारते हैं चौका, फिर घुटना टेकते हैं, मारते हैं छक्का। मुझे तो वानखेड़े वाला शतक भी याद आता है जब मुंबई के लिए खेल रहे थे गुजरात के सामने, तब भी इन्होंने रन बनाए थे, उसके बाद दोबारा रन बनाए। राशिद खान के सामने आउट नहीं होते हैं, और एक बार फिर सूर्य कुमार यादव ने वही करके दिखाया। बल्लेबाजी बहुत कमाल की थी, क्योंकि इस समय करने की आवश्यकता भी थी। लेट्स बी फेयर, अगर यहाँ अच्छी बैटिंग नहीं होती तो भारत एक बिलो पार स्कोर पर रुक जाता, पर अकेले वो संभव होने वाला नहीं था। हार्दिक पांड्या उनके साथ थे। तो ये जो 2 मुंबई के लड़के, एक जो कप्तान थे इस बार मुंबई फ्रेंचाइज के, दूसरे सूर्य कुमार यादव, ये दोनों मिलते हैं और भारतीय टीम को एक ऐसे टोटल तक ले जाते हैं जहां से जीत संभव हो सकती है। फजल हक फरूकी एंड्स अप विद 3, राशिद खान एंड्स अप विद 3। तो गेंदबाजी उन्होंने अच्छी तो ज़रूर की, पर नवीन उल हक वो थोड़े महंगे साबित हुए, और एक कैच भी छोड़ा नवीन उल हक ने। कैच छोड़ोगे तो महंगा पड़ेगा भैया। और उसके बाद क्या था, उसके बाद बुमराह की क्लास थी। मतलब बुमराह एक ऐसे गेंदबाज है, इनको तो ये अलग है यार, ये ट्रेजर है, ये नेशनल एसेट है, ये मतलब अलग लेवल का गेंदबाज है ऑनेस्टली। अगर, और ये हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हम भारतीय हैं, विश्व में जो भी क्रिकेट को समझता है, अगर आप उनको गेंदबाजी करते हुए देख रहे हैं तो अपने वो जो कहते हैं ना पावर्स के चरम पे, पीक ऑफ हिज पावर्स, और अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, फिर चाहे उनके हाथ में नई गेंद हो, पुरानी गेंद हो, पिच धीमी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ड्यू आ जाए उनको, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। शुरुआत ही करते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, बाय बाय, विकेट्स अंत में वो भी चटकाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो चटकाने ही है, उनको कौन रोक सकता है। और जब भी आते हैं फिर जज़ाई को ऐसे डालते हैं तो आउट, गुरबाज वैसे आउट, फिर आउट, मतलब आउट ही आउट पे आउट करते ही जाते हैं वो तो आउट। सब अपना अपना हाथ साथ बटाते जाते हैं। फिर चाहे वो अक्षर पटेल हो जो कि इकोनॉमिकल डालते हैं, रविंद्र जाडेजा विद द कैच, विद द फील्ड एंड, मतलब कैचेस के द्वारा फील्ड में, और गेंदबाजी में कुलदीप यादव, वो भी अच्छी गेंदबाजी। हार्दिक पांड्या विकेटलेस लेकिन अच्छी गेंदबाजी। एंड में जाते जाते तो कहा भैया बहती हुई गंगा है, मतलब नहीं होती है बारबेडोस में गंगा है नो, पर जो भी है वो बह रही थी नदी सी, उसमें हाथ उन्होंने भी धो लिए। उन्होंने कहा चलो भाई अपने पास भी विकेट्स आ गए, भारत बड़ी आसानी से इस मुकाबले को जीत गया है, अगले मुकाबले के लिए तैयार हो गया है। पर इस मैच में जैसे भारत के तो बहुत सारे हीरोज थे, अफगानिस्तान का सिर्फ एक हीरो था। वो हीरो पता कौन था? वो था राशिद खान। और राशिद करामाती खान की मैंने एक छोटी सी एक हिल स्टोरी बनाई है, प्लीज़ डू चेक दैट आउट। और उसके बाद हम बात पता किसी करने वाले हैं, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, विच इज़ द नेक्स्ट गेम। जान के लाले थे,
खाने को मयस्सर नहीं निवाले थे, लेकिन उसको खेलने की पड़ी थी। कुल जमा 11 भाई बहन, ऊपर से और भी लोग घर में। अफगानिस्तान वॉर के हवाले था तो रेफ्यूजी कैंप पाकिस्तान में ठिकाना था, लेकिन इरादों की दीवार मजबूत हो तो लाख आंधी तूफान बारिश आ जाए वो खड़ी ही रहेगी। इतने ही मजबूत इरादे थे अफगानिस्तान के पहले सुपरस्टार राशिद खान के। मात्र 17 साल की उम्र में अफगानिस्तान के लिए खेल जाने वाले राशिद को शाहिद आफरीदी बहुत पसंद थे, तो गेंदबाजी में लेग स्पिन को चुना। बल्लेबाजी में एबी डिविलियर्स पसंद थे तो बल्ला भांजना सीख लिया। T20 और ओडीआई की दुनिया में सबसे युवा कप्तान बनने वाले राशिद रिकॉर्ड्स की खान है, चाहे वो ओडीआई में सबसे तेज 100 विकेट्स लेने का रिकॉर्ड हो या फिर T20s में सबसे कम समय में 100 विकेट तक पहुंचना, सब राशिद के नाम है। राशिद सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है, क्रिकेट से जो कमाई करते हैं उसको नेकी के कामों में भी लगाते हैं। चाहे अफगानिस्तान में भूकंप का समय हो या कोई और विकट परिस्थिति, ये अफगानी पठान हमेशा मैदान क्रिकेट की तरह ही अपनों के बीच जमा रहता है। राशिद करामाती खान। नेक्स्ट पड़ाव जो है वो है बांग्लादेश। ऑफ कोर्स बांग्लादेश की टीम को हल्के में नहीं आंकना चाहिए, कई बार तो तंग कर देती हैं। तो और वेस्ट इंडीज तो मुझे याद आ रहा है जब आखिरी बार वर्ल्ड कप हुआ था इसी टीम ने तंग किया था हमें। राइट वो मतलब वो 2007 वाला, 10 वाला नहीं 2007 वाला, वो तो अभी तक यहाँ पे दर्द होता है हमारे। अब मैच कहाँ पर है? मैच है एंटीगा में, और पिच कैसी होने वाली है उसके लिए बताइए। नॉर्थ साउंड एंटीगा, यहां पर खेला जाएगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच। 18 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में यहां पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 11 और पहले बॉलिंग करने वाली टीम ने 7 मैचेस जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 120 रहा, एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर मात्र 105। लेकिन पिछला मुकाबला यहां साउथ अफ्रीका और यूएसए के बीच खेला गया था। 194 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका ने और उसके बहुत करीब पहुंच गया था यूएसए। तो इसका अर्थ यह है कि पिच अब सपाट हो चुकी है, बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है। 31 डिग्री तापमान रहेगा, थोड़े से क्लाउड जरूर होंगे, बारिश की ज्यादा गुंजाइश है नहीं। स्पिनर्स और पेसर्स दोनों के लिए मदद, लेकिन बल्लेबाजी के लिए परिस्थितियां फाइनली अनुकूल होनी शुरू हो गई हैं। कुछ बातें भाई साहब ने बता दी है, बाकी मैं बता देता हूँ कि इस पिच के ऊपर साउथ अफ्रीका और यूएसए का मैच हुआ था और क्या पिच खेली थी यार। कमाल की बैटिंग के लिए अच्छी सरफेस रही थी वो, जिसमें यूएसए ने अच्छे से फाइट की थी। अब बांग्लादेश की तरफ अगर हम फोकस करें, पहले ज़रा ओपोनेंट की तरफ कर लेते हैं। इस टीम के पास गेंदबाजी तो सही है, मुझे लगता है इनके पास गेंदबाजी में एक्चुअली गहराई भी है, फास्ट बॉलिंग में तो दमखम भी है, वैरायटी भी है। फिर चाहे वो तस्कीन की पेस हो या तानसेद हो, मतलब गेंदबाजी इन्होंने अच्छी की है। और स्पिन के अंदर शाकिब अल हसन है। आई मीन स्पिन इज़ ओके, यहाँ पे अमूमन होती थी इस टीम की स्पिन ताकत, लेकिन कुल मिला के फास्ट बॉलिंग ताकत एंड देन यू गॉट मतलब कहते हैं ना कि कॉम्पिटेंट स्पिनर्स हैं इनके पास, कॉम्पिटेंट स्पिनर्स। बल्लेबाजी इस टीम को कर रही है थोड़ा सा लेट डाउन, और ये एक्चुअली एशियन प्रॉब्लम लग रही है मुझे। हमने अफगानिस्तान की बैटिंग को लेट डाउन करते देखा, हमने श्रीलंका की बैटिंग को स्ट्रगल करते देखा, हमने अफगानिस्तान की बैटिंग को स्ट्रगल करते देखा। ये टीम भी कुछ अलग नहीं है। बांग्लादेश की बल्लेबाजी भी स्ट्रगल कर रही है और वो शुरुआत होती है शांटो से। अब शांटो को कप्तान तो बना दिया, पर कप्तान जैसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनके बल्ले से रन नहीं निकले हैं। लिटन दास इज़ जस्ट फॉल्टरिंग एज वेल। महमदुल्लाह रियाद वो तो हमेशा की तरह नीचे बैटिंग कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी चोट जो इस टीम को लगी है वो लगी है शाकिब अल हसन के रूप में। नहीं खेल रहे हैं, चोट नहीं लगी है। एक मैच में रन्स भी बनाए हैं और एक मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे, पर वो सिर्फ एक ही मैच में है। आप शाकिब से उम्मीद लगा के चलते हैं कि जब भी खेलेंगे तब रन्स बनाएंगे, ये मेन स्टे हुआ करते थे। अब ना तो ऊपर बैटिंग करते हैं और ना ही उतनी अच्छी इफेक्टिव तरीके से कंसिस्टेंटली बैटिंग कर पा रहे हैं। वो जब से सर्जरी करवाई है ना, सेम शाकिब अल हसन नज़र नहीं आए हैं एंड दैट इज़ देयर प्रॉब्लम। और इंडिया की अगर हम फोकस करें तो इंडिया के लिए सामने एक ही बड़ा सवाल है। पिछले मैच में जो टीम खेली ऑलमोस्ट नियर परफेक्ट टीम थी, जिसके अंदर सबने रन्स बनाए हैं, सबने नहीं बनाए हैं पर जिसने भी बनाए रन्स बनाए हैं। और सवाल ये जो रहेगा वो ये था कि भैया विराट कोहली क्या 3 पे आएँ या फिर वो ओपन करते रहें, क्योंकि शिवम दुबे इज़ नॉट हेल्पिंग हिज कॉज। और सी बॉलिंग में कोई इशू नहीं है, अभी भी आप नहीं सोचेंगे मुझे सिराज को खिलाना है, क्योंकि कुलदीप अच्छा कर रहे हैं, अक्षर अच्छा कर रहे हैं, जड्डू अच्छा कर रहे हैं, देयर इज़ बुमराह एंड अर्शदीप, तो वहाँ कोई बदलाव नहीं। हार्दिक पांड्या हमेशा की तरह अच्छा। और बल्लेबाजी में शिवम दुबे अगर रन बना देना तो फिर शायद ये सवाल ना उठे। यार देखो ऐसा है कि विराट को ना 3 पे खिलाओ यार, उनको ओपन के लिए ना यशस्वी को भेज दो और फिर बेसिकली दुबे बाहर और यशस्वी अंदर, ये वाली चर्चा दोबारा होने वाली है। पर अभी भी मैं तो फिर कह रहा हूँ मत करो यार। कहाँ से थ्रेट आएगी मुस्तफिजुर रहमान से, क्योंकि लेफ्ट आर्म के सामने हमारी समस्या रही। 3 विकेट तो फजल हक फरूकी भी लेकर गए, पर विराट कोहली को अगर आपने ओपन कराना शुरू किया है,
देखिए रन तो रोहित ने भी नहीं बनाया ना पिछले मैच में, रोहित ने उससे पिछले मैच में भी रन नहीं बनाए थे, सिर्फ 150 उन्होंने बनाया, वो पहले मैच में बनाया था। तो उसके बाद से अच्छी बैटिंग तो उन्होंने भी नहीं की है, लेफ्ट आर्म के सामने वो भी आउट हुए हैं। और विराट कोहली शुरुआत ज़रूर धीमी थी पर एक ओवर में अच्छा खेले थे। आई एम सेइंग कि आपने अगर प्लान बनाया है, कुछ तो सोच के आए हो, थोड़ी देर और स्टिक कर लो, एक मैच और स्टिक कर लो, क्योंकि अगर यहाँ आपने बदलाव किया और या फिर यहाँ रन्स नहीं बने, सी दैट्स दी अदर साइड ऑफ द स्टोरी। कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तो बदलाव किया तो फिर आप शायद ऑस्ट्रेलिया के सामने जब आप पहुँचेंगे तो फिर भी यू विल स्टिल बी सर्चिंग कि मेरा सही कॉम्बिनेशन क्या है। और रन्स बनाने इसलिए ज़रूरी है विराट के भी और रोहित के भी, क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया के सामने पहुंचेंगे तो फिर आपके मेन बल्लेबाजों के पास फॉर्म होनी चाहिए, जो मेरे विचार में अभी तो नहीं है। सूर्या के पास आ चुकी है, पंत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, दुबे के पास फॉर्म नहीं है और दोनों ओपनर्स जो हैं अभी तक उतनी लय में नज़र नहीं आए हैं। एंड दैट्स माय ओनली 2 बिट्स। मैच भारत जीतेगा बाय द वे, मैं कह रहा हूँ भारत मैच जीतेगा। और उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया वाला मैच उल्टा नीचा हो भी गया, मतलब ऊंच नीच हो भी गई, तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने तो गयाना जाना है। वो पहले से सब कुछ डिसाइड हो चुका है कि वहाँ जो टर्निंग पिच है उस पर हम ही लोग खेलेंगे सेमीफाइनल, और कोई नहीं खेलेगा। वेदर वी फिनिश A1 और A2, उसका एक नुकसान होगा, उसकी बात अगली बार कर लेंगे। पर अभी मुझे लगता है भारत मैच जीतेगा। मेरी विश लिस्ट में है विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए रन्स, और शिवम दुबे के बल्ले से कुछ छक्के लग जाए तो मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े, ऐसा कुछ हो जाए। और आज के लिए ऑन # आकाशवाणी इतना ही है।